ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो इतना जितना मैंने आपको समझाया वो समझ में आया अभी तक? अभी जनरल इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अब हम टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं कि हम इन्वेंट्री किसी भी कोई भी कंपनी होती है वो किस तरीके से अपनी इन्वेंट्रीज को कंट्रोल कर सकती है, कौन सी चीजें जरूरत की है, कौन सी चीजें अभी ऑर्डर करनी है, या कौन सी चीजों को हम बाद में जो है ऑर्डर कर सकते हैं। यानी भी कहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट जो चीजों के ऊपर होनी है वो वेस्टेज ना हो, ठीक है ना, उन चीजों का कोई भी वेस्टेज ना हो, इस अकॉर्डिंग हमको चीजें जो है वो, या हमें फाइनेंस जो करना है, जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है वो इस तरीके की रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अभी जो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रही हूँ, ताकि एक जो है शॉर्ट में रिपीट कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद में एबीसी पे आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री हम उसको कहते हैं जो किसी भी कंपनी के असेट्स होते हैं जिनके ऊपर कंपनी को इन्वेस्ट करना है और जिनके थ्रू, जिनको यूज करके उसे अपने बिजनेस को जो है रन करना है, ठीक है, तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब इन चीजों का मिसयूज ना हो, या ये चीजें ऐसा ना हो कि अननेसेसरली जो इन पे इन्वेस्ट हो, तो उनसे बचने के लिए हमें इन चीजों, कोई भी कंपनी जो है इन चीजों के ऊपर अपना एक सिस्टम के थ्रू उनको कंट्रोल करती है, इसको ही इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बताया, फिर मैंने इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं या क्यों हम इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है इन्वेंट्री के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होनी है उनको मिनिमाइज करके, ठीक है ना। हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरीके से डिमांड जो है मार्केट के अंदर उसको पूरा कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये है कि हम ये डिटरमाइन करेंगे राइट लेवल जो है कस्टमर सर्विस से मैच करने के लिए, जो भी हम पूरा एक डेटा तैयार करते हैं, ठीक है। और जो हमारी डिमांड होती है और जो सप्लाई है उसकी, उन दोनों को हमको बैलेंस करना है, वो सीखना है। दूसरा है मिनिमाइज करना, हमें जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट होती है किसी भी जो इन्वेंट्री है या किसी भी कोई भी आइटम है उसको जो हम परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीदने से लेकर जितनी भी उसके अंदर कॉस्ट होती है वो सारी कॉस्टेस को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमको एक अप टू डेट इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड पर लेना होगा, प्रॉपर उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम जो है एक जो है हम एक क्या बोलते हैं कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या चीज कितने क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, कितना ऑर्डर हमें जो है वो लेना है, ठीक है ना। इन सारी चीजों की हमें, ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है, या तो हम बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए तब ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई किसी चीज में पे हमें रेवेन्यू पर ईयर हमें कितना मिलता है या उसकी डिमांड मार्केट में कितनी रहती है, वो एक डेटा हमारे पास रहेगा, रिटर्न में रहेगा, एक डेटा हम मेंटेन करके रखेंगे तो ही हमें पता चल पाएगा, तभी हम उसकी पूरी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी फार्मेसी के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि जो परचेज पॉलिसी के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से हो सकती है। अब एक अच्छा परचेजिंग सिस्टम जो है वो और इन्वेंट्री कंट्रोल दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर जो है इफेक्टिव नहीं रहते हैं। परचेजिंग जो होती है उसमें हमें कोई भी चीज परचेज करनी है तो उसके लिए हमें पूरा डेटा चाहिए, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि राइट क्वालिटी क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हमको ऑर्डर करनी है, और ये कब हमको ऑर्डर करनी है, और ये किस प्राइस पर या किस सोर्सेज के थ्रू हमें मिल सकती है, डेटा हमारे पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इसमें बताया कि कोई भी बिजनेस जो चला रहा है, जो रन कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसके पास स्टॉक कितना है, ठीक है, और वो स्टॉक कब तक यूज होना है, और उस स्टॉक पर ऐसा ना हो कि जो है इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा कर दें, मंगा के पहले से रख लें और फिर वो वेस्ट होता रहे, तो हमें इन चीजों से बचना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि इसमें 3 कॉस्ट जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, म्यूट का कई बार नहीं आता सर इसमें, अच्छा म्यूट तो मुझे
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 कॉस्ट समझनी है। ठीक है ना, 3 कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है कोई भी परचेज जब हम डिसाइड कर रहे हैं, उसमें हमको 3 कॉस्ट जरूरी है। पहली होती है कैरिंग कॉस्ट, दूसरी होती है शॉर्टेज कॉस्ट, और तीसरी होती है रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट मैंने आपको बताया कौन सी होती है, मोटे मोटे तौर पे हम कहेंगे कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। हाँ जी सर, अटेंडेंस में शेयर कर दो। मैंने डाउनलोड कर ली है वैसे, डाउनलोड वाली ना। हाँ, जैसा भी है आपके पास शेयर कर दो। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद आती है शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट में मैंने आपको बताया ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये होती है रख रखाव कॉस्ट जो होती है, ठीक है ना, वो कॉस्ट होंगी। इसके बाद तीसरी कॉस्ट जो मैंने बताई थी आपको, रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये पुनः पूर्ति कॉस्ट होती है, मोटे तौर पे ये बताया। ठीक है, इसके बाद अब हमने जो है समझ, एक सेकेंड, स्लाइड शायद गलत खुल गई। यहाँ इन 3 कॉस्ट के बाद में, ठीक है ना, ये तीनों कॉस्ट मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद अब आते हैं मेथड। मैंने बताया ये टेक्निक्स होती हैं, ये मेथड्स होते हैं जो कि हमको किसी भी जो परचेज हम करते हैं, जो परचेजिंग पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें कैसे अप्लाई होती है। तो आपको 2 ही इसमें सिस्टम पढ़ने हैं, एक एबीसी और एक वेड। तीनों बाकी के जो है वो आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, हम 2 कराने जा रहे हैं। तो पहली टेक्निक जो है वो है एबीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, एबीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो क्या होता है, वो ए का मतलब होता है ऑलवेज, बी का मतलब होता है बेटर, एंड सी का मतलब होता है कंट्रोल। ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। अब ये कैसे, इसको हम आप और डिफाइन करते हैं। एबीसी एनालिसिस जो होती है ये मेथड होता है जिसमें इन्वेंट्री डिवाइडेड होती है 3 कैटेगरीज में। एबीसी एनालिसिस के अंदर हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, जो कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी जो होती हैं ये किस ऑर्डर में होंगी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी हमेशा। ठीक है, एबीसी एनालिसिस के अंदर ए इज ऑलवेज, बी इज बेटर, सी इज कंट्रोल। इनमें हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर वो आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है ना, वैल्यू का मतलब जिनकी कॉस्ट, जो है एक कैटेगरी के अंदर वो आइटम्स आते हैं जिनकी जो है वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, हाई वैल्यू के होते हैं। बी कैटेगरी के अंदर जो आइटम्स आएंगे वो इस तरीके के आइटम्स आएंगे जिनकी वैल्यू सी से ज्यादा होगी लेकिन ए से कम होगी। ठीक है, ए के बी के अंदर ऐसी इन्वेंट्रीज आती हैं, ऐसे कैटेगरी आइटम आते हैं जिनकी वैल्यू ए से कम होगी। ठीक है, और सी के अंदर जो आइटम्स आएंगे उनकी वैल्यू सबसे कम होगी, ए बी से कम होगी। यानी ये कैसे हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर क्रिटिकल फॉर अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी फार्मेसी के लिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, उनके लिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्रिटिकल है ये किसी भी बिजनेस के लिए पॉइंट। ठीक है, दे हेल्प टू कीप देयर कॉस्ट अंडर कंट्रोल। ठीक है ना, ये जो पूरा सिस्टम आप समझ रहे हो, ये सिस्टम हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को उसकी इन्वेंट्रीज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, ताकि उसकी वो इन्वेस्ट करता जा रहा है। मान लीजिए किसी कोई जैसे कोई भी बिजनेस है या कोई भी कंपनी ले लो, लैब ले लो, कॉलेज ले लो, वहां रूम जितने हैं, जितनी उनकी रूम की कैपेसिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मान लीजिए ये पूरा अंदाजा लगाते हैं कि इसमें टूट फूट होगी। ठीक है, फिर और चाहिए होंगे, टेबल चेयर का ही ले लेते हैं एग्जांपल, तो इतना ना मंगा के रख ले कि वो पड़ा ही रहे, वो कभी यूज ही ना हो। ठीक है, तो इतना रखना है उसको स्टॉक की, स्टॉक में उन आइटम्स को उतनी जो है उसको स्टॉक रखना है कि वो प्रॉपर उनका यूज हो जाए, ऐसा ना हो कि वो चीजें पड़ी रहे। और क्योंकि वो कोई भी सामान होगा, चाहे वेयर हाउस में हो, जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर आप उसको बना के करके रख दो, वो एक टाइम तो वो खराब होना ही होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी बिजनेस को इतना इन्वेस्ट करना है अपनी इन्वेंटरीज के ऊपर कि वो कहीं पर भी वेस्टेज ना हो, इसीलिए ये चीजों को कंट्रोल करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना?
बेटा आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इस हाँ ठीक है। अब इसके बाद एबीसी एनालिसिस जो होती है, जो एबीसी सिस्टम है, ये किसी बिजनेस को हेल्प करता है उसकी इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए बाय लेटिंग द मैनेजमेंट फोकस ऑन द हाईएस्ट वैल्यू गुड। कोई भी कंपनी को ये हेल्प करेगा ये सिस्टम, ये किन पे फोकस ज्यादा करता है? जो इसके ए लिस्ट के अंदर आते हैं, जो इसके ए कैटेगरी के आइटम्स है, उनके ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस होता है, ये उनको ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो ये वाला सिस्टम एबीसी का, वो ऐसे हेल्प करता है कि मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा फोकस किस पे करेगा अपना? जो ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू वाले आइटम्स, ठीक है, एंड नॉट ऑन द मेनी लो वैल्यू गुड्स, और ना कि उन आइटम्स पे जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है ना, ऐसे पे फोकस कम करता है, ठीक है। इसके बाद अब आप यहां से समझ सकते हो कि ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर किस तरीके के हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड किए जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक करने के लिए, किसी आइटम को स्टॉक करके रखने के लिए, हैविंग, जिनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसे आइटम्स आते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है या जिनकी वैल्यू हाई है, ठीक है। तो इन कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, जिनका स्टॉक मेंटेन करके ही रखना पड़ता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। इट इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी विद मिनिमल प्रोडक्ट। अब इस कैटेगरी के अंदर क्योंकि इनकी देखो वैल्यू ज्यादा है, अगर कोई चीज बहुत कॉस्टली, आप देखोगे आपने बहुत सी कंपनीज के नाम सुनेंगे जिनकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स आते हैं जिनके अंदर, ठीक है ना, उनकी एक अपनी मार्केट होती है, ठीक है। तो उनका जो स्टॉक है किसी भी कंपनी को वो बना के रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है इसलिए। इसके बाद बी कैटेगरी जो आती है, बी कैटेगरी के अंदर मिड लेवल कैटेगरी, यानी कि बीच कैटेगरी जो है वो ए और सी के बीच की कैटेगरी है। मैंने आपको बताया था इनकी जो वैल्यू होती है वो ए से कम होती है लेकिन सी से ज्यादा भी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाले आइटम्स आएंगे और इसके अंदर वो आइटम्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे जिनकी जो है टर्म्स ऑफ वैल्यू और उसकी यूटिलिटी जो है एज कंपेयर टू ए वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू थोड़ी कम है तो ज्यादा मार्केट इसी का बनेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव का मार्केट लिमिटेड होता है, लेकिन इनकी वैल्यू भले ही कम हो बट इनकी यूटिलिटी जो होती है या इनका जो वॉल्यूम है वो भी कंपनी को बना करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं सी कैटेगरी। सी कैटेगरी का मतलब होता है जिनकी वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है। अब आप ये कह सकते हो कि कुछ आइटम्स जो ऐसे होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी उनकी, ठीक है ना, या फिर कलर, पर्टिकुलर किसी कलर, कोई कलर होते हैं वो कम बिकते हैं, जिनको जैसे मान लो फ्लोरेसेंट कलर्स जो होते हैं, आपने देखे होंगे एक बहुत ही ग्रीन कलर ऐसा होता है जिसको आप हिंदी में तोताई कलर बोलते हो ना, काफी चमकीले भड़कीले कलर्स होते हैं। तो उन कलर के को अट्रैक्ट जो है वो कलर जो है बहुत कम लोग करेंगे, बहुत कम लोग उनको खरीदेंगे, यानी कि वो कलर स्पेसिफिक हो गए, उसकी मार्केट एक पर्टिकुलर जो है कम होगी उसकी मार्केट, ठीक है। या सीजन के अकॉर्डिंग जो सामान बिकते हैं उनकी मार्केट बट ऑब्वियस से कम रहेगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर इस तरीके के जो है आइटम्स को रखा जाता है, ए बी और सी। ये सारा समझ में आ गया बेटा तीनों चीजें? यस मैम। अब आते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, इसके एबीसी के कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं आपको, इस पे और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ये एग्जाम्पल मैंने दवाइयों का नहीं दिया है यहाँ पे, मैंने आपको एक कंपनी के हैंडबैग बनाती उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। कैटेगरी ए के अंदर द हैंडबैग्स दैट आर आइदर हाईली इन डिमांड, ऐसे हैंडबैग, कोई हैंडबैग की कंपनी है उनके कुछ हैंडबैग्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, जो जनरेट करते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है ना। ये जो हैंडबैग्स हैं ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं किसी कंपनी के लिए, और ट्रेंडिंग, जो कि बहुत ट्रेंड करते हैं मार्केट के अंदर इन करंट किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। जिनके जो ट्रेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए विंटर्स में कोई चीज बहुत ज्यादा बिकती है, ठीक है ना, यहाँ पे सीजन आ रहा है बट इनका रेवेन्यू भी आपको देखना पड़ेगा कि इनका ज्यादा है, यानी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? अब ये कंपनी कुछ बैग्स ऐसे रखती है, द हैंडबैग दैट आर असेंशियल टू कंपनी, जो कंपनी के लिए जरूरी है उनके पास रखना, क्योंकि उनकी मार्केट ज्यादा है, उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा आती है, उनकी वैल्यू कम है बट उनकी मार्केट ज्यादा है, इसलिए कंपनी को वो भी अपने स्टॉक में रखना पड़ता है, बट नॉट एज मच एज दोज इन कैटेगरी ए, बट उनका रेवेन्यू उतना नहीं जनरेट होगा जितना ए के अंदर जनरेट हो रहा है। ठीक है, probably the demand for these handbags are slightly seasonal, इसके अंदर भी मे बी इसमें भी कुछ बैग्स ऐसे होंगे जो सीजनल डिमांड होगी, एंड नॉट अक्रॉस द एंटायर, लेकिन वो उसकी जो डिमांड है वो पूरे साल नहीं जाएगी क्योंकि वो सीजनल बेस्ड है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द सीजन द सेल्स ऑफ दीज, अब जब सीजन होगा तब जो इसकी डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और इसलिए इसका कैटेगरी का जो स्टॉक है वो भी कंपनी को बना के रखना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी नेग्लेक्ट नहीं कर सकती इसके स्टॉक को, यानी कि ये जो दोनों स्टॉक है, ए का स्टॉक पूरे साल मेंटेन रहेगा, बी का स्टॉक भी उनको पूरे साल मेंटेन करके रखना है, और कैटेगरी सी का जो स्टॉक है वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ, क्योंकि उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है, जैसे पर्टिकुलर कोई कलर कॉम्बिनेशन है उसकी मार्केट कम होगी तो कुछ आइटम्स ऐसे रखने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है, कई बार नहीं भी होगा तो समटाइम्स चल जाता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं जो कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें इस तरीके की चीजें आती हैं जो कैटेगरी सी के अंदर ये आइटम आएंगे। तो इसके इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो परचेजिंग, ये सारा परचेजिंग के अंदर ही चल रहा है बेटा। ठीक है, परचेजिंग जो है वो परचेजिंग के अंदर ही ये सारे मेथड आते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे वो घुमा फिरा के पूछ ले कि परचेजिंग में पूछे तो आप उसमें से ये मेथड सारे बता करके एक दो मेथड जो है इनमें से आप उनको उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट एबीसी एनालिसिस। अब ये एबीसी एनालिसिस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई भी स्टॉक मैनेजर है, जिसे स्टॉक कितना रखना है, क्या है, जो स्टॉक मैनेजर होगा कैन परफॉर्म एबीसी कैलकुलेशन। स्टॉक मैनेजर जो है वो एबीसी कैलकुलेशन करेगा ऑन बोथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ग्रुप, किन के लिए, जितने भी ये इंडिविजुअल ग्रुप्स है उनके अकॉर्डिंग, अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि उसके पास तो हर तरीके के आइटम्स है, उसको देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के अंदर किसको रखेगा, तभी वो समझ पाएगा कि उसकी डिमांड जो है उसको कितनी रखनी है और कितने टाइम पर क्या चीज चाहिए। इसको हम बेटा एक काम करते हैं, यहां तक आपको समझ में आया जो मैंने कैटेगरीज बताई आपको? ये जो कैटेगरीज मैंने आपको समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप एक काम करना कि आपको थोड़ा सा ये टॉपिक्स जो है उनको चाहे तो बेटा नोट्स वगैरह बनाने, तो जिस टाइम ये स्क्रीन आपकी रहती है आपके स्क्रीन पे, उस टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, उस टाइम आप इन सारे जो मैं स्क्रीन शो करती हूँ उसकी फोटो ले सकते हो, तो अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट्स अब आपने अगर ये काम किया होगा, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखी है इसकी या फोटो पिक्स ले लिए, तो इसके नोट्स आप इसको याद करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं गूगल फॉर्म के थ्रू आपको दूंगी, क्लास ओवर होने से 10-15 मिनट पहले जो मैं इसको स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया है? ठीक है, इसको पढ़ के रखना, और अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस बोल दीजिए सभी बच्चे, सभी के माइक्स ऑन रहेंगे, और जो है मेरे को अटेंडेंस बोलोगे, आज की अटेंडेंस। आदित्य, आदित्य, यस मैम, अमन, अमन, यस मैम, अमित तिवारी, यस मैम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, यस मैम, ठीक है, डिम्पल, यस मैम, कपिल, प्रेजेंट मैम, यस मैम, ठीक है बेटा, मेहताब, प्रेजेंट मैम, मोहित, प्रेजेंट मैम, नवीन, यस मैम, प्रदीप,
प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। रहमत, ठीक है बेटा, रहमत, रहमत अली, रहमत अली, आर यू देयर? रहमत अली। मैम। भाई अटेंडेंस बोल के तो जा। ठीक है। रजत सिंह। यस मैम। ठीक है। रुपेश। यस मैम। रामानंद। यस मैम। सरफराज। यस मैम। सौरभ। सौरभ। सोमेश। यस मैम। सरफराज है। यस मैम। ठीक है। सौरभ। यस मैम। ठीक है। सोमेश। यस मैम। और तपस। यस मैम। तापस यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आप लोग जो है अभी मैं क्लास को लीव कर रही हूँ, ठीक है ना? इसको पढ़ के रखना, ठीक है? इसको आप पढ़ के बैठेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी होगी तो उसमें गूगल फॉर्म के थ्रू आपको पूछेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है भैया, मुझे जानकारी की था। थैंक यू मैम। हेलो भाई अपने आप को। वेलकम, वेलकम। अरे अब चले। ये रवा लल्ले भाई। चले अब। आप चलते। तुम्हारी हरकतें तो छूटेगी नहीं, इसलिए मैं भाई वीडियो नहीं लाता, बस मैम चलोगे जो स्क्रीन रामानंद, शेयर कहाँ करते हैं वही मैं चलोगे? देखता हूँ। मुझे कहाँ पता है चलोगे? मेरी हंसी रुकेगी नहीं, मैं दांत फाड़ दूंगा खामोखा। रामानंद की झूठी इसलिए मैं वीडियो नहीं लाता, मैं स्क्रीन ही देखता बस मैम की। मैम देख रहे हो भाई। चलो ठीक है। रहमत अली आया। कहाँ चलो? और भाई रहमत कहाँ अली चलो कैसे हो? कहाँ? अरे अब अगला ठीक है, किसका देख नहीं पीरियड रहे है? हो, मास्क लगा के अरे बैठा है बंदा। डायरेक्टर अरे मैं डायरेक्टर मैम कब आएगी लेंगी मैम, क्लास? काजल मैम। डायरेक्टर मैम मैम कब लेंगी? नहीं लेगी। इसके बाद वाला सर में ने लेगी, लंच बताया वाला था में कि 12:30 कल बजे के बाद। डीएसबीएम का लेंगी, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब लेंगे तो। 12:30 बजे के बाद समझे ना। जैसी लेंगी ना बोलेंगी मैं तो बोल दूंगा मैम आज तो बहुत बच्चे आए, नहीं तो 2-4 ही आते। भाई इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी लेंगे, जैसे लेंगे। मैं तो कह दूंगा क्या मैम। बोलोगे? मैं तो कह दूंगा मैम से, मैम हमारा क्या झूल नाम क्यों है, रहा है? कोई हंसते दे रहा है हंसते क्या? ज्यादा 9 या 10 बच्चे आते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं आता। रामानंद वो तो झूल रहा है। जब हमें जानबूझ के बोला गया है कि कल जरूर आज प्रेजेंट रहेगा, अरे गुरु सब डायरेक्टर क्या मैम कर रहे आएगी, हो भाई? डायरेक्टर मैम को दिखाना है, ऐसा करके बोलूंगा। करवा दिए ना कैमरा ऑन? हाँ आज देख ले, आज तो 22 आ गए लगभग भाई, 10 15 8 भी हाँ 15 ऐसे वही आते हैं, तो आज भाई, तो भाई 22 23 आए थे। 22-23 और बंदा है। सुनो तो, मैं चला गया तो दूसरे की दुकान में सामान लेने, सुनाओ तो। रामानंद सामने वाली दुकान पे एकदम कान में आवाज आ रही, रहमत। मैं एकदम भाग के आया उधर से, छोड़ गया वो साला। इधर रस्सी भी तो बंधा दुकान में यार, एक प्रॉब्लम हो मेरे साथ तभी तो। ये देखो यार, वही रस्सी भी मैं तो हमारा बंधी झूल है क्या मेरे यार हाथ रहा से। भाई, है? वीडियो तो है बट बोल क्यों नहीं रहा? रामानंद यहाँ हमारे यहाँ रस्सी भी लग रही है, रस्सी में फंस गया मैं तो झूल क्यों रहा इधर। है? कोई दे रहा है क्या? चलो मैम की इन्फॉर्मेशन आ गई। क्या कर रहे हो? क्या क्या अमन भाई क्या बोल रहे हो? झूल क्यों बन रहे हो? कोई दे रहा है क्या? ओहो भाई, ठंड लग रही है और यार, मैं सरफराज गेट खोल के बाबू बैठा हुआ दुकान हूँ, नहीं गए थोड़ा क्या? सीधे हवा आ रही है, इसके वजह से ठंड लग रही है। ऐसे सामने से आ रही है, झूल रहा सामने है, से कोई दे रहा है। ऐसे आ रही है, ऐसे। अरे चुप रहो, ठंडे इंसान, हवा लग रही नीचे है। से दे रहा होगा कोई। अब मैं जब ऐसे बंद कर दूंगा तो फिर साला देख, वीडियो ऐसे अंधेरे से अंधेरे ओए से हो अरे रही है। हंसी पे हंसी आ रही चल है कल यार। ओए का सुन, पीरियड ओए स्टार्ट सुनो हो रहा है। सुनो, अरे 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 मेरी बात सुनो।
इस बार क्लास होगी ना तो बोलेंगे मैम ये जो प्रवीण कुमार कौर आ रहा है ना इसकी भी वीडियो ऑन करवाओ, ये कौन है? पक्का 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 ऑन करवाएंगे कॉलेज से। ये प्रवीण कुमार को ऑन कर, ये बंदा कौन है, इसकी वीडियो ऑन कराओ। बंदा कौन करवा। ये बोलेगी ये है कौन? बोलेगे डॉक्टर लगा के बैठा हुआ है कौन ये? मेहता हाँ अगर रिमूव कर दे एक दिन, रिमूव करते मीटिंग से रिमूव कर। अब सेटिंग वही तो मैं, अब तेरा भाई तो आता ही काट दे। कर रिमूव कर एक बार 5-6 बार करना जा और खाली उसको रिमूव करना है, रिमूव करते हैं बता देना पड़ेगा। मैम को देखेंगे मैम इस बार मतलब प्राइवेसी लगा रही है नहीं, फिर इसको रिमूव डालते हैं साला। सुनता आने से पहले पक्का कर देंगे एक बार। सुनता हैं कल जब क्या नाम है आमिर सर बोल रहे थे ना, क्या नाम है मतलब कि मुझे ये अरे क्या हुआ? चल ठीक है, इसमें ज्वाइन और सारे कह रहे थे 5 मिनट और मैम का मैसेज आया कहाँ है अभी? अरे बाबू आया नहीं है, बट उस पे है ना सारा बना रखी है। अरे 11:30 बजे है तो एमएसटी की उस पे काजल की क्लास। काजल की क्लास? रहमत अली मतलब काजल मैम की क्लास यार, जवान पिछली ओहो अब अटक मैम गई, मतलब अटक गई, पिछली नहीं है, नहीं है भैया। चल ठीक है क्लास में आ जा।